नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निष्ठा दिनेश पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। ये 4 पॉइंट है। राष्ट्रभाषा की कसौटी, ब्रिटिश शासन का योगदान, धर्म सुधारकों या समाज सुधारकों का योगदान, और लास्ट पॉइंट है कांग्रेस के नेताओं का योगदान। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे कि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं। उस भाषा राष्ट्रभाषा की कसौटियाँ क्या थी? राष्ट्रभाषा की कसौटियाँ क्या थी, जरूरतें क्या थी कि राष्ट्रभाषा हो? पहली बार पढ़ेंगे हेडिंग है राष्ट्रभाषा की कसौटियाँ। उस भाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होना चाहिए। तो एक ऐसी भाषा हो जिसका क्षेत्र विस्तृत यानी फैला हुआ और देशव्यापी पूरे देश में होना चाहिए, अर्थात वह सारे देश की संपर्क भाषा होनी चाहिए। वह भाषा देश के समस्त लोगों अथवा अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो। एक ऐसी भाषा जो देश में ज्यादातर सभी लोग इसका प्रयोग करते हो। वह भाषा देश की सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं को धारण करने में सक्षम हो। वह देश के लोगों के बीच में भावनात्मक एकता का माध्यम बन सके। उस भाषा का स्वरूप लचीला, व्याकरण सरल, एक लिपि हो ताकि देश के अन्य भाषा भाषी लोगों द्वारा सरलता से सीखी जा सके तथा आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। वह भाषा देश के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकांश कसौटियों पर हिंदी खरी उतरती है। जो इतनी कसौटियां हमने आपको बताई हैं, इन कसौटियों पर हिंदी खरी उतरती है। अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने में तकनीकी और व्यावहारिक समस्या नहीं है। हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होने में कई व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान रहा है, जिनका मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। पहला हमारा पॉइंट है इसमें ब्रिटिश शासन का योगदान। जब भारत में ब्रिटिश शासन का दौर था, भारत गुलाम था, तब ब्रिटिश शासन का भी इसमें योगदान रहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाए, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया जाए, क्योंकि उनको भी यही चाहिए था कि एक ऐसी भाषा हो जो प्रशासनिक, राजनीतिक के काम में, वो देश में काम आ सके। ब्रिटिश शासन स्थापित होने के साथ उन्हें प्रशासनिक व राजनीतिक सुविधा के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो पूरे देश में संपर्क भाषा का काम कर सके। हिंदी अपने आरंभ से या शुरुआत से ही उत्तर भारत की ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों रामानुज
तथा अहिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत कवि जैसे असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य के धार्मिक और साहित्यिक प्रचार की माध्यम रही है। ये धार्मिक एवं साहित्यिक प्रचार का माध्यम रही है। यानी उत्तर भारत में तो लोग हिंदी बोलते हैं, इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत का चाहे रामायण और जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है उन राज्यों के भक्त संत या कवि जैसे असम के थे शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता और बंगाल के चैतन्य, इन लोगों के ये धार्मिक और साहित्यिक प्रचार प्रसार की भाषा रही है, माध्यम रही है। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व राजनीतिक सुविधा के लिए फारसी व अंग्रेजी के स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक व प्रशासनिक सुविधा के लिए फारसी व अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को अपनाया और उसको प्रोत्साहन भी किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए हिंदुस्तानी विभाग खोला गया। जॉर्ज ग्रीसर ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है, ग्रेट लिंगुआ फ्रांचा। विलियम कोरी ने लिखा है, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। और हमारा दूसरा पॉइंट है, तीसरा, धर्म सुधारकों या समाज सुधारकों का आंदोलन। विभिन्न धर्म या समाज सुधारकों ने हिंदी के महत्व को समझा और उसके प्रयोग की हिमायत की आवश्यकता समझी और लोगों को भी समझाया। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में, ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय ने हिंदी के महत्व को समझाते हुए कहा कि देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। किसने कहा देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है? राजा राम मोहन राय। एक अन्य ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ईस्वी में लिखा कि हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बनाई जाए हिंदी को भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह काम सहज ही हो सकता है। आर्य समाज 1875 के संस्थापक, यानी आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, गुजराती और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। दयानंद सरस्वती गुजराती और संस्कृत के अच्छे जानकार थे, फिर भी उन्होंने अपने धार्मिक व सामाजिक सुधारों से संबंधित फिर भी उन्हें अपने धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित विचारों को हिंदी में प्रचारित किया और साहित्य भी हिंदी में ही लिखा ताकि वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी की एक सदस्य थी एनी बेसेंट, विदेशी महिला थी। एनी बेसेंट ने भी हिंदी की व्यापकता को देखते हुए हिंदी की व्यापकता को देखते हुए अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए हिंदी का ही समर्थन किया। उनका मानना था कि भारत के सभी विद्यालयों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी
चाहिए। इन धार्मिक व समाज सुधारकों ने इन धार्मिक व समाज सुधारकों ने हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए अपने मतों के प्रतिपादन के लिए अन्य भाषा के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। इस प्रकार हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिला। लास्ट पॉइंट है हमारा, कांग्रेस के नेताओं का योगदान। 1855 में, सॉरी एक मिनट, 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी आई। राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी के साथ साथ राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रभाषा के प्रति आग्रह भी बढ़ता गया। कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने अपने स्तर पर राष्ट्रभाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कांग्रेसी नेताओं के राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान का विवरण आप देखिए, इस नेता ने क्या कहा, क्या अपने विचार रखे, यह आपको बता रहा हूं। 1917 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, तिलक ने भारतवासियों से हिंदी सीखने का आग्रह किया। महात्मा गांधी देश के विकास के लिए राष्ट्रभाषा को अत्यंत आवश्यक मानते थे। उनका कहना था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी के हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे। गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे। साल 1925 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित करवाया कि कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज हिंदी में ही चलाया जाएगा। उसके बाद साल आया 1927 ईस्वी में, गांधी जी ने लिखा है, वास्तव में ये अंग्रेजी बोलने वाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। वे हिंदी सीखने से इनकार करते हैं, जबकि हिंदी द्रविड़ प्रदेश में भी 3 महीने के अंदर सीखी जा सकती है। फिर साल 1927 ईस्वी में भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारतीयों को हिंदी भाषा सीखने की सलाह दी और कहा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। साल 1928 ईस्वी में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था, देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी, परंतु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी विचार को अपनाया गया। वर्ष 1929 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को, जो हमारे राज्य की ईर्ष्या द्वेष है, इन्हें दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी किसी अन्य चीज से नहीं मिल सकती। फिर साल 1931 में गांधी जी ने लिखा,
यदि स्वराज्य अंग्रेजी पढ़े, यदि अपना राज्य या अपना देश अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है, तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि स्वराज्य करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर तो बिना पढ़े लिखे लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है, तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। फिर है आपका साल 1937 ईस्वी में देश के कुछ राज्यों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा हिंदी की पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया, हिंदी की शिक्षा पर जोर दिया। वर्ष 1942 से 1945 के दौरान जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन तेजी पकड़ता गया, वैसे वैसे हिंदी राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत रचनाएं लिखी जाने लगी। इस प्रकार से हिंदी के विकास को बल मिला। कल का नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रभाषा आंदोलन। राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी महान हस्ती थे, बहुत महान शख्सियत थे। महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो अंग्रेजी संसद, ब्रिटिश संसद ने ये प्रस्ताव जारी किया सेना के लिए कि इन लोगों को मारकर भगाओ, इन लोगों को मार के भगाओ। लेकिन ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश पुलिस ने इस बात को मना कर दिया कि हम इन लोगों पर लाठियां नहीं मार सकते या इन लोगों पर गोलियां नहीं चला सकते। क्यों? संसद ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा वो लोग तो दंगा तो कर ही नहीं रहे। महात्मा गांधी या उनके साथ अन्य जो भी लोग हैं वो दंगा तो कर नहीं रहे, वो तो भजन गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इनको सद्बुद्धि दे भगवान। अब जो व्यक्ति हमारे लिए, जो व्यक्ति हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हम उस पर लाठियां मारे, कैसे मार सकते हैं? महात्मा गांधी बहुत बड़ी हस्ती थे, उनके बारे में जितना ही कहा जाए उतना कम है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे।